नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम डे नंबर 28 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो इससे पहले टोटल 27 डेज का डिस्कशन मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं। आप एनडीए सीडीएस रिवीजन यहाँ पर जो सीरीज है उसकी एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मोर देन 45 सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो यहाँ पर ये रिवीजन सीरीज होगा, इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात है कि इट कवर्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ओनली। द वर्ल्ड बैंक इज द लीडिंग पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डेवलपिंग ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ईसीईसी is among the 5 industrial corridor project implemented through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust। ठीक है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के जो 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक ईसीईसी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि 2019 की बात अगर हम यहां पर करेंगे तो 2019 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट, जिसके तहत यहां पर यह बोला गया था कि 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर यहां पर काम किया जाएगा। और वो 5 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला अगर आप देखोगे तो पहला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था ये था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम यहां पर डीएमआईसी कहते हैं। ठीक है, दूसरे की बात अगर हम देखेंगे तो यह है आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरे की बात अगर आप देखोगे तो है चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और उसके बाद अगर आप अगला यहां पर देखोगे तो ये आपका यहां पर जो है चौथे नंबर पर ये आप अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, बीएमआईसी। और 5वें नंबर पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इसमें आपको ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर किसके साथ, जो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके साथ ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 प्रोजेक्ट जो आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो देखने को मिल रहे हैं कॉरिडोर वाले, पहला हो गया दिल्ली मुंबई, दूसरा हो गया अमृतसर कोलकाता, फिर चेन्नई बेंगलोर, फिर बेंगलोर मुंबई, और उसके बाद फिर ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विद विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम ईस्ट कोस्ट जो यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इसमें वेस्ट बंगाल को भी कवर किया जाएगा, ओडिशा को भी कवर किया जाएगा, आंध्र प्रदेश को भी कवर किया जाएगा और तमिलनाडु को भी कवर किया जाएगा। तो ये चारों स्टेट जो है वो यहां पर आपको कवर होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो यहां पर लीडिंग पार्टनर है जो कि भारत सरकार की मदद करेगा। तो वर्ल्ड बैंक यहां पर नहीं है, इसकी जगह पर आपको मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये यहां पर क्या करेगा, ये लीडिंग पार्टनर होगा। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत है। सो राइट आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम BIS यहां पर कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द गोल्ड हॉल मार्किंग स्कीम इन इंडिया। In India, gold is the only precious metal that has been brought under the purview of hallmarking। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे बात इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको BIS यहां पर कहते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर की जो हॉल मार्किंग स्कीम्स होती है उसको यहां पर ऑपरेट करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई जो भी प्रीशियस मेटल है उसमें कितनी जो है वो प्योरिटी आपको देखने को मिल रही है ना, तो वो सब चीजों के बारे में ये जानकारी देता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गारंटी ऑफ प्योरिटी या फिर फिटनेस जो है
वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो प्योरिटी वाली जो चीजें हैं, हॉल मार्किंग वगैरह यहाँ पर जब आप देखने को मिलेगा, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया? इसको 2000 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द गोल्ड हॉलमार्किंग स्कीम इन इंडिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर बोला गया है कि गोल्ड इज द ओनली प्रीशियस मेटल दैट हैज बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ हॉलमार्किंग। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोल्ड के साथ जो है वो सिल्वर भी यहां पर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। मतलब सिल्वर की प्योरिटी के लिए भी यहां पर जो है वो हॉलमार्किंग यहां पर की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन इज टू इनेबल वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। ठीक है, OSOWOG। द ISA was launched on the sidelines of the United Nations Climate Change Conference of the parties COP21। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जब यहां पर COP21 पेरिस में आपको देखने को मिला, तब उस टाइम पीरियड पर भारत और जो फ्रांस की सरकार है उन्होंने जो है इसको यहां पर स्टार्ट करने की बात यहां पर करी गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको 2015 की बात यहां पर हो रही है, उस टाइम पीरियड पर इसको लॉन्च यहां पर किया गया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी बात हो रही है कि भाई हमको सोलर एनर्जी जो है, ठीक है, उसके ऊपर यहां पर फोकस करना पड़ेगा। अभी COP26 जो मीटिंग यहां पर हुई है ग्लासगो में, उसमें इसको अप्रूव कर लिया गया है। कई सारी कंट्रीज ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद USA हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बोला है कि भाई हम इसके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सोलर एनर्जी को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर फुलफिल किया जाए विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। बाकी याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। आप मुझे ये बताइएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं अभी के टाइम पीरियड पर कौन है, इनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि उसको इनेबल यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the management of e-waste, consider the following statements। जो भी यहाँ पर e-waste हैं उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए 2, और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 enforces the extended producer responsibility in India। The Nairobi Declaration adopted at COP9 of the Basel Convention was aimed at creating environmentally sound management of electronic waste। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ताकि यहां पर जो एक्सटेंडेड यहां पर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको यहां पर इन्फोर्स किया जाए। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे जो भी प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, ताकि सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो भी ई वेस्ट यहाँ पर जनरेटेड होते हैं उनके गुड्स से उनको यहाँ पर क्या करें, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करें। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई अगर कोई चीज आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपकी कंपनी की या जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि उसको यहाँ पर क्या किया जाए, उसको जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी जाए। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत यहाँ पर इन्फोर्स किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वैसे अगर आप इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो बसेल कन्वेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कब का है, ये 1992 का है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या है कि जो भी हजार्डस यहाँ पर वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको हैजार्डस वेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनका ट्रांसबाउंडरी जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे भाई कि ये जो पर्टिकुलर आपका यहाँ पर ये कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये हजार्डस जो वेस्ट होते हैं उनके ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को यहाँ पर ये कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। बसेल कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो पहले जो है इसके बारे में ई वेस्ट के बारे में इसने यहाँ पर बात नहीं करी थी, है ना,
ई वेस्ट के बारे में जो इन्होंने बात करी थी वो कब करी थी, वो COP 8 के दौरान यहां पर करी थी, है ना। मतलब कि 2006 जो है उसके दौरान यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा जिसके बारे में इन्होंने यहां पर बात करी थी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नैरोबी डिक्लेरेशन जो था इसने यहां पर अडॉप्ट किया था COP 9 ऑफ द बसेल कन्वेंशन वाज एम्ड एट क्रिएटिंग एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो इसको 2006 में जो COP 8 हुआ था उसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन नैरोबी डिक्लेरेशन जो है वो COP 9 के दौरान यहां पर जो है इसको अडॉप्ट किया गया। और हमने ये सोचा कि भाई हमको इन्वायरमेंटली जो साउंड यहाँ पर मैनेजमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के वो यहाँ पर करना है। तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। BIS is not a member of the International Organization for Standardization. The BIS represent India in the International Electrotechnical Commission. तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे प्यारे भारत का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है, ताकि यहां पर जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह से, है ना, जो भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं गुड्स के, उन सब चीजों को यहां पर इंश्योर यहां पर किया जाए। दूसरी बात BIS जो है अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये फाउंडर मेंबर है ISO का, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये ISO का जो है ये आप यहां पर फाउंडिंग मेंबर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से यहां पर आपको BIS देखने को मिलेगा और एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहां पर डेवलप किया जा सके। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज रिप्रेजेंटेड इन जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का वो BIS के तहत जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी यहां पर ये IES के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के पब्लिकेशन वगैरह होते हैं उनको प्रिपेयर करने का इनका काम होता है। तो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो BIS के द्वारा होता है। इसका मतलब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो पहला वाला जो है वो गलत है और दूसरा वाला जो है ये आपको यहां पर सही देखने को मिल रहा है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द सिकल सेल डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें अभी यहां पर एक डिसीज के बारे में बात हो रही है और इससे जो है 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इसमें पहला बोला गया है कि इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसीज। एक ये इनहेरिटेड जो है ये ब्लड डिसीज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इट अफेक्ट हीमोग्लोबिन दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। इट इज नॉट कंसीडर्ड अ डिसेबिलिटी एंड दस नॉट गिवन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे बात यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि ये जो है ना ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसीज आपको देखने को मिलेगी। सिकल सेल डिसीज जो है ये ब्लड की डिसीज है और ये इनहेरिटेड मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों तक यहां पर आ सकती है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन से रीजन वालों को ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं जो है ना, अरेबियन यहाँ पर जो लोग होंगे और जो इंडियन आपको देखने को मिलते हैं उनमें ये डिसीज बहुत कॉमन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया और यहां पर क्या है कि जो सिकल सेल डिसीज होती है ये हीमोग्लोबिन को जो है वो यहां पर क्या करेगा, वो यहां पर अफेक्ट करता है, ठीक है। और मतलब जहां पर जो भी रेड ब्लड सेल में जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं जो ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं तो उसमें यहां पर क्या होता है कि इनका शेप जो है वो यहां पर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ऑक्सीजन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को वो यहां पर नहीं पहुंच पाती है। तो मतलब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि जो आरबीसी वगैरह होते हैं ना उनके शेप्स वगैरह, ठीक है, वो आपको यहां पर थोड़ा सा चेंज होते हुए यहां पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से जो है वो यहां पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है। अब अगर हम बात करेंगे राइट टू पर्सन, ठीक है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में, ठीक है, ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो यहां पर क्या करते हैं कि उसको यहां पर क्या है कि डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में यहां पर रखा जाता है। इसमें कई सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे
तो उसमें थैलेसीमिया जो है ये भी ब्लड की एक डिसीज है ना, थैलेसीमिया जो है ये भी एक ब्लड की डिसीज आपको देखने को मिलेगी। फिर हीमोफीलिया जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी एक ब्लड की डिसीज यहाँ पर होती है। और फिर उसके बाद सिकल सेल डिसीज होती है। इन सबको यहाँ पर क्या करते हैं कि कंसीडर किया जाता है, ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है कि भाई यहाँ पर क्या है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो ये गलत है, इसमें सर्टिफिकेट जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत है, बाकी शुरू के दोनों स्टेटमेंट सही है। सो 1 and 2 ओनली जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात, द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज प्रपोज्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द 69th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरी बात, द एम योगा ऐप इज कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द WHO एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन इंडिया योगा इंस्ट्रक्टर्स एंड ट्रेनर्स आर ट्रेन्ड थ्रू द इनिशिएटिव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं भाई, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को यहां पर मनाया जाता है। और 2014 में जो 69th यहां पर सेशन था यूनाइटेड जनरल असेंबली का, तो भारत ने जो है उसको यहां पर क्या किया था कि प्रपोज किया था कि इस तरीके का कोई डे जो है वो यहां पर मनाना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, 69th सेशन 2004 21 जून, ये सारे कीवर्ड हैं। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है एम योगा ऐप जो है वो यहां पर अनाउंस किया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमने यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस किया है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ठीक है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ के ऊपर जो है यहां पर हमने फोकस किया है, ठीक है। इस पर्पज से लिए जो है ये हम यहां पर बना रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा या जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहां पर कहते हैं, उनके कोलैबोरेशन से ये पर्टिकुलर जो ऐप है वो यहां पर बनाया गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं, ट्रेनर वगैरह हैं, उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल जो यहाँ पर योजना है हमारी, उसके तहत यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाने तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर हैज बीन अ डिप्लीटिंग ट्रेंड इन द ग्रेन डेंसिटी ऑफ द जिंक and iron in rice and wheat cultivated in India since the 1960s. The nutrient loss in wheat and rice is caused in response to the higher grain yield. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है दोनों में से जो कि आपको सही यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, है ना, जिसमें अगर हम एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे तो वो है ICAR, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और फिर उसके बाद विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने यहां पर क्या किया है कि उन्होंने ये चीज देखी है कि भाई जो ग्रेन डेंसिटी होती है जिंक और आयरन की राइस में, है ना, मतलब कि जो आप ये कह सकते हैं कि राइस में जो जिंक होता है और आयरन वगैरह होता है, और व्हीट में भी जो जिंक और आयरन होता है, उसका जो नंबर है वो यहां पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चावल में और व्हीट में जो है वो आयरन और जिंक का कंटेंट यहां पर कम हो रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये चीज जो है इन्होंने यहां पर बताई है कि भाई इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिल रहा है। अब यहां पर क्या है कि इसके कारण क्या है कि मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि लोग ना बहुत ज्यादा खेती करने लगते हैं, बहुत ज्यादा पैदावार करने की जब यहां पर लालच हो जाती है, तो जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ होती है सॉइल की, वो यहां पर थोड़ा सा डिटोरेट होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके कई सारे रीजंस में से एक रीजन यहां पर ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है ना, तो वो यहां पर क्या होता है कि हायर ग्रेन यील्ड की वजह से जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है वो यहां पर कम हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट लॉस इन व्हीट एंड राइस इज कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू द हायर ग्रेन यील्ड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, ठीक है। तो अब यहां पर एक जो है वो एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। इससे रिलेटेड जो है वो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। पहली बात है कि इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, इट इज फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, और इनको IUCN ने जो है वो इंडेंजर्ड यहाँ पर जो है वो अपनी रेड लिस्ट में जो है वो यहाँ पर क्लासिफाई किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी टेम्पल्स वगैरह के पॉन्ड्स वगैरह होते हैं इंडिया और बांग्लादेश में, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हम साइट्स के बारे में बात करेंगे तो साइट्स में जो है इनको किस में रखा गया है, ये अपेंडिक्स 1 में इनमें रखा गया, मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे जो भारत का है 1972 का, तो उसमें यहां पर इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, नो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, तो याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि दो स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। पहली बात, मधुबन गाजर is a biofortified carrot variety containing higher iron content. CR Dhan 315 is a biofortified variety of rice having excess zinc content. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए कई बार हमें ये वाला टर्म सुनते हैं जिसको बोलते हैं बायोफर्टिफिकेशन, ठीक है। तो बायोफर्टिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सब चीजें ना आप अपने GD वगैरह में भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो बायोफर्टिफिकेशन में देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहां पर फूड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है उसको हम यहां पर इंप्रूव करते हैं, है ना। जैसे कई तरीके के अलग अलग जो भी यहां पर ब्रीडिंग वगैरह होता है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वगैरह होते हैं, तो उनको यूज करके हम क्या करते हैं कि किसी भी जो हमारे क्रॉप्स वगैरह होती हैं, है ना, जो उनसे फूड हमको यहां पर मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशनल जो है वो यहां पर इनरिच यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो अभी इसमें क्या है कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है 17 बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप जो है वो हमारे देश को समर्पित यहां पर किया है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो राइस की एक है CR धान, ठीक है, 315, ये एक बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ राइस का, जिसमें आपको जिंक कंटेंट यहां पर एक्सेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया जिसमें आयरन और जिंक वगैरह कम हो जाता है, तो बायोफोर्टिफिकेशन की मदद से हम उसको यहां पर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा इनहेंस यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मधुबन गाजर जो है ये कैरेट की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर बीटा कैरोटीन, ठीक है, इसमें जो है याद रखना कि इसमें बीटा कैरोटीन वगैरह जो है इसके कंटेंट आपको थोड़े से ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं, और आयरन कंटेंट वगैरह भी जो होता है ये आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन इस तरीके से यहां पर किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने आपके टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस जो है इस कोर्स को यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। अभी आपके CDS और NDA एग्जामिनेशन के लिए मैं स्पेशल यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे न्यूज एनालिसिस भी मिलेगा। मंथली सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 249 में आप एक महीने जो है इस कोर्स की मदद से बहुत सारी चीजें वो यहाँ पर सीख सकते हैं। बाकी हमारा SSB का बैच ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। 15 नवंबर से हमारा जो क्लासेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होंगी। 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो 14 तारीख को आपका CDS और NDA एग्जामिनेशन कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आप SSB की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको जो है वो इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल इस कोर्स के बारे में आपको प्रोवाइड करी है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।